हेलो गाइस। आज का टॉपिक है डुप्लीकेट। और माया में डुप्लीकेट का मतलब महज कॉपी करना नहीं, बल्कि ये पूरा एक प्रोसेस है। इसीलिए ये टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसी वजह से मैंने इस टॉपिक को पार्ट्स में ब्रेक किया है। तो चलिए चलते हैं डुप्लीकेट पार्ट 2 की तरफ। हेलो गाइस, आज मैं हाजिर हूं डुप्लीकेट सेशन के पार्ट 2 के साथ। इस ट्यूटोरियल में हम इंस्टेंस को कवर करेंगे। हमने पार्ट 1 में कॉपी को कवर किया है, विच कम्स अंडर डुप्लीकेट। इंस्टेंस भी डुप्लीकेट में ही आता है, तो लेट्स स्टार्ट इट। और इस वक्त अगर मैं एडिट में चला जाऊं और यहां पर आकर मैं डुप्लीकेट स्पेशल में आऊं, तो कंट्रोल शिफ्ट डी इसकी हॉट की है। और अगर मैं इसके ऑप्शन बॉक्स में चला जाता हूं, याद रखिएगा पहले ट्यूटोरियल में भी मैंने आपको बताया था कि हमेशा डायलॉग बॉक्स में जाके आप सेटिंग्स को रीसेट कर दें। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहां पर जियोमेट्री टाइप लिखा हुआ है विच इज कॉपी, लेकिन एक और जियोमेट्री टाइप भी लिखी हुई है विच इज इंस्टेंस। अब इस चीज को गौर से देखिएगा। अगर आप इस पूरे डायलॉग बॉक्स को देखें तो यहां पर आपके पास डुप्लीकेट इनपुट ग्राफ है, जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं डुप्लीकेट पार्ट 1 ट्यूटोरियल में। अब और जो ऑप्शंस हैं वो डुप्लीकेट इनपुट कनेक्शंस हैं, इंस्टेंस लीफ नोड्स हैं, असाइन यूनिक नेम टू चिल्ड्रन नोड्स हैं। अब इन सेशंस को गौर से देखिएगा और यहां पर देखिएगा जैसे ही मैं ज्योमेट्री टाइप को इंस्टेंस के ऊपर लेकर आता हूं, तो ये तीन के तीन ऑप्शन जो है वो डिसेबल हो जाते हैं। यानी कि इंस्टेंस भी एक ऐसी कॉपी है जो कि इनपुट ग्राफ को डुप्लीकेट नहीं करेगा किसी भी सूरत में। लेकिन इंस्टेंस और कॉपी में फर्क क्या है? याद रखिएगा, ये दोनों डुप्लीकेट के अंदर आते हैं। इंस्टेंस और कॉपी में फर्क सिंपली ये है कि कॉपी के अंदर आपके पास वेरिएशंस हैं, जिनमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं तो विद और विदाउट इनपुट ग्राफ या इनपुट नोड के करते हैं, जो कि आपने पहले सेशन में इस ट्यूटोरियल के पार्ट 1 में, डुप्लीकेट ट्यूटोरियल के पार्ट 1 में देखा है। लेकिन इंस्टेंस में क्या होगा? इंस्टेंस में यह होगा कि जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस करेंगे, कॉपी करने के बजाय इंस्टेंस करेंगे, तो वो इसके इनपुट ग्राफ को ऑलरेडी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और आप अपने उस ऑब्जेक्ट को, जो मास्टर ऑब्जेक्ट था जिससे कि आपने इंस्टेंस किया है, उस ऑब्जेक्ट के इनपुट के अंदर अगर कोई चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वही चेंजेस आपके इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में, जो कि आपने कॉपी किया है, हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को एक क्यूब यहां पर क्रिएट करता हूं और इस क्यूब को मैं स्केल कर देता हूं ताकि आप इसको गौर से देख सके। और इस क्यूब को मैं साइड पर रखता हूं। इसके बाद अब मैं कॉपी करने के बजाय इंस्टेंस करता हूं, जहां पर आपने देख लिया है कि ये सारे ऑप्शंस बंद हुए हैं। मैं जैसे ही डुप्लीकेट स्पेशल करूंगा, यहां पर एक कॉपी क्रिएट हो गई है। मैं डब्ल्यू प्रेस करता हूं और इस कॉपी को यहां पर लेकर आ जाता हूं। अब आप गौर से देखिएगा हुआ क्या है। हुआ यह है कि ये मेरा मास्टर ऑब्जेक्ट है और ये मेरा इंस्टेंस्ड ऑब्जेक्ट है। अब आप देखिए, मास्टर ऑब्जेक्ट जो है उसमें आपके पास इनपुट नोड भी मौजूद है और इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में इनपुट नोड भी मौजूद है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी इनपुट नोड कॉपी नहीं होती। मकसद मेरा कहने का यह था कि ये इनपुट नोड जो कि ये इंस्टेंस ऑब्जेक्ट की है, वो डिपेंडेंट हो गई है अब मास्टर ऑब्जेक्ट पे, और मास्टर ऑब्जेक्ट की इनपुट नोड डिपेंडेंट हो गई है इंस्टेंस ऑब्जेक्ट पे। यानी कि मैं अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की इनपुट नोड के अंदर कोई भी चेंज करूंगा, वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट कर जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें कि मैं इस ऑब्जेक्ट के इनपुट नोड में गया हूं, इसकी विड्थ को मैं चेंज करता हूं, ये देखिए इस ऑब्जेक्ट की विड्थ भी चेंज होने लग गई। हाइट को चेंज करता हूं, हाइट चेंज होने लग गई। दोनों ऑब्जेक्ट्स की मैं इनपुट नोड के अंदर चेंजेस लेकर आ रहा हूं। प्लस अगर आप देखें तो सब डिवीजन विड्थ है, वो मैं इसकी अगर बढ़ाता हूं
तो वो यहां पर भी आपको नजर आएगी। मैं इसको वायर फ्रेम में लेकर चला जाता हूं। अब आप इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। जैसे ही आप इनपुट नोड के अंदर इसकी वैल्यूज को या इसके जितनी भी फील्ड्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं इनपुट नोड के किसी भी ऑब्जेक्ट के, इन दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट के, हालांकि हुआ यह है कि इस ऑब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट इंस्टेंस हुआ है, लेकिन अगर मैं अब इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूं और आकर यहां पर इसकी हाइट को चेंज करता हूं तो देखिए मास्टर ऑब्जेक्ट भी अफेक्टेड है। तो ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। तो इस चीज का आपको इससे ये पता चलता है कि इंस्टेंस ऑब्जेक्ट वन वे और द अदर वे दोनों डायरेक्शंस में इक्वली काम करेगा, यानी कि इनपुट नोड जो है वो अब डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, दैट इज इंस्टेंसिंग। लेकिन जो इसका मेजर एक और फर्क है, अगर मैं 5 प्रेस करके शेडिंग मोड में चला जाऊं तो वो ये देखिए कि ट्रांसफॉर्म नोड्स दोनों की अलग होंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मूव करना चाहूंगा ये मूव हो जाएगा, लेकिन ये मूव नहीं हुआ, तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्म नोड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यानी कि अलग एनिमेट हो सकता है। ट्रांसफॉर्म यानी कि मूव, स्केल और रोटेट। अगर आप देखिए मैं इसको स्केल करता हूं, ये स्केल हो गया, लेकिन ये स्केल नहीं हुआ। मैं इसको रोटेट करता हूं, ये रोटेट हो जाएगा, लेकिन वो रोटेट नहीं होगा। और मैं अगर इसको मूव करता हूं, ये मूव हो जाएगा, लेकिन वो मूव नहीं हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि ट्रांसफॉर्म नोड्स अलग हैं, लेकिन इनपुट नोड दोनों की इंटरडिपेंडेंट हो गई हैं और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। अब सिलसिला ये कि इसका फायदा क्या है, अगर हमने ये कर दिया है तो इसका फायदा क्या है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देता हूं और मैं यहां पर आपको एक सिलेंडर क्रिएट करता हूं और इस सिलेंडर को मैं यहां पर रखता हूं। आई प्रेस W और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर मूव कर देता हूं। फिर मैं क्या करता हूं कि इसकी हाइट मैं यहां पर थोड़ी सी बढ़ा देता हूं। मैंने इनपुट नोड से जाकर इसकी हाइट को बढ़ाया है, मैंने इसको नॉन यूनिफॉर्म स्केल नहीं किया है। इनपुट नोड में जाकर मैं इसका रेडियस अब कम कर देता हूं और अब आपको ये ऑब्जेक्ट नीडल की तरह से नजर आ रहा होगा। अब मैं इसकी हाइट की सेगमेंट्स को इंक्रीज कर देता हूं। देखिए बहुत सारी मैंने इसकी हाइट सेगमेंट्स कर दी। हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर आप शेडिंग में जाएं और शेडिंग में जाके वायर फ्रेम ऑन शेडेड कर दें तो अब ये आपको वायर फ्रेम भी नजर आ रहा है और शेडेड भी नजर आ रहा है। ये दिखाने की एक वजह भी है और ये मॉडलिंग में काफी मदद भी देता है इस तरह का अपीयरेंस ऑब्जेक्ट का। अब आप देखिए, अब मैं इसको एडिट में जाके डुप्लीकेट स्पेशल करता हूं और इंस्टेंस करता हूं और इंस्टेंस करने के बाद मैं इसको यहां पर मूव कर देता हूं। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक दूसरे के इंस्टेंस हुए हैं। अब आप देखिए फायदा क्या हुआ कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे जाकर इसकी एजेस को सिलेक्ट करता हूं तो जैसे ही मैंने इसकी एजेस को सिलेक्ट किया तो देखिए यहां पर इसकी एज भी सिलेक्ट हो गई। यहां पर मैं अब जो भी ऑपरेशन करूंगा देखिए, यानी कि सब ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर इंस्टेंस जो है वो अब दोनों के लिए काम कर रहा है। ये देखिए, तो इंस्टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट नोड के लिए काम नहीं कर रहा, शेप के ऊपर भी इंस्टेंस कर रहा है। तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना है और दूसरा ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली उसी तरह से बिहेव कर रहा होगा। तो ये एक फायदा है इंस्टेंस का। बहुत सारे और एडवांटेजेस हैं, लेकिन एक और चीज जो मैं आप लोगों को और दिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर मैं एडिट डुप्लीकेट स्पेशल में जाता हूं और इंस्टेंस ही को सेलेक्ट करता हूं तो ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, जो कि आपने पिछले ट्यूटोरियल में यानी कि पार्ट 1 में डुप्लीकेट के देखा था, जिसमें ट्रांसलेट, रोटेट और स्केल का ये मैट्रिक्स मौजूद था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो उसको एक दफा फिर पार्ट 1 को रिव्यू कर लीजिए। ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा जैसे कि ये कॉपी के लिए कर रहा था। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रांसलेट एक्स को यहां पर 10 यूनिट्स कर दूं और नंबर ऑफ कॉपीज मैं इसकी 5 कर दूं और अब मैं इसको अप्लाई कर दूं तो ये देखिए मेरे पास ये 5 कॉपीज जो है वो इसकी क्रिएट हो गई, लेकिन अब ये कॉपी नहीं हुआ है, ये इंस्टेंस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आया और आकर मैंने इसके वर्टेक्स को सेलेक्ट किया यहां पर
और देखिए जैसे ही मैंने उसकी सीरीज ऑफ वर्टेक्स को, मास्टर ऑब्जेक्ट की सीरीज ऑफ वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, सबके वही एग्जैक्टली वही सीरीज जो है कॉरेस्पॉन्डिंगली सिलेक्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैं इस इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में आकर इसके इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूं, मैं यहां पर आता हूं वर्टेक्स में और इसके इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूं, तो देखिए ये इंटरडिपेंडेंट है। फौरन क्या हुआ कि जो दूसरे इंस्टेंस ऑब्जेक्ट थे उन सब के भी वही सीवी सेलेक्ट हो गया। अगर मैं अब इसको स्केल करूंगा तो ये स्केल हो रहे हैं, और इस तरह से मैं इन एक ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करूंगा तो बाकी और ऑब्जेक्ट्स मॉडिफाई हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम स्टेयर केस बनाते हैं या बहुत सारी चीजें बनाते हैं, तो अगर हम उसमें जो उसकी रेलिंग वगैरह चल रही होती है और उसमें कॉलम्स बने हुए होते हैं, हम किसी एक कॉलम को लेके डिजाइन करने के बाद हम सीरीज ऑफ कॉलम लगा देते हैं। फर्ज कीजिए कि बाद में कोई चेंज आता है तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम के अंदर चेंजेस करनी है, चूंकि बाकी सारे कॉलम्स उसके इंस्टेंस होते हैं। फायदा क्या होगा कि सब के सब खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे, आपको हर कॉलम पर जाकर उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट। तो याद रखिएगा, इंस्टेंस में, इंस्टेंस इज अ डुप्लीकेट विच हैज कॉमन इनपुट नोड और सब ऑब्जेक्ट्स, यानी कि फेसेस, वर्टिसेस और एजेस सबकी एक साथ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं और वो इनपुट को या शेप को एक दूसरे से शेयर कर रही होती हैं। तो यहां पर यह फायदा है इसका। फॉर एग्जांपल मैं फेस लेवल के ऊपर जाता हूं और मैं ये फेसेस सेलेक्ट करता हूं, तो देखिए इन सब के फेसेस सेलेक्ट हो गए। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आकर इन सारे फेसेस को सेलेक्ट करता हूं और कंट्रोल प्रेस करके मैं सिर्फ ऊपर के फेसेस को लेता हूं और मैं यहां पर इसको एक्सट्रूड करता हूं। तो मैं एडिट मैश में जाऊंगा और एक्सट्रूड में जाऊंगा, जिसकी हॉट की कंट्रोल ई है। मैं सिर्फ जानबूझकर यहां पर इसलिए आया हूं ताकि आप लोगों को ये याद आ जाए कि मास्टर मेन्यू में ये कहां पर मौजूद है। कंट्रोल ई मैंने प्रेस किया और अब मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूं। देखिए मैं यहां पर इसको एक्सट्रूड कर रहा हूं और सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक्सट्रूड हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे इंस्टेंस हुए हैं। तो बेसिकली इंस्टेंस में जब आप डुप्लीकेट कर रहे होते हैं इंस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शेप नोड और इनपुट नोड डुप्लीकेट हो रही होती है। अब अगर फर्ज कीजिए मैं ये चाहता हूं कि मैं सब डिवीजन इनकी थोड़ी सी बढ़ा दूं, तो मैं F8 करके ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर आ जाता हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, ये सारे के सारे इंस्टेंस हुए हैं, और मैं इनके इनपुट नोड में गया और अब आप देखिए सब डिवीजन हाइट को मैं बढ़ाता हूं। आप इसको देखिएगा, मैं इसको बंद कर देता हूं। अब आप देखिएगा ये दो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, आपको ये तीन नजर आ रहे हैं। मैं इसकी हाइट को बढ़ाता हूं तो देखिए दोनों की हाइट जो है वो इस वक्त बढ़ या कम हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है। तो ये फायदा है इंस्टेंस का। सेकेंड चीज जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं यहां पर, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए, लेट्स मेक देम अगेन। मैं अभी इनको डिलीट कर देता हूं और अब मैं इसी ऑब्जेक्ट को लेता हूं और उसके बाद मैं वापस एडिट में जाता हूं, डुप्लीकेट स्पेशल में जाता हूं, इंस्टेंस में रहते हुए मैं नंबर ऑफ कॉपीज 10 कर देता हूं, लेकिन मैं जो ट्रांसलेट एक्स का जो डिस्टेंस है उसको कम करके मैं 5 कर देता हूं, बल्कि मैं इसको 3 कर देता हूं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और अब मैं इसको अप्लाई करता हूं तो ये आप देखिए ये एक रो जो है वो क्रिएट हो गई। प्लस मैं क्या करता हूं कि फिर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं और अब मैं ट्रांसलेट एक्स को 0 कर देता हूं। और अब अगर मैं देखूं तो ट्रांसलेट जेड के ऊपर मैं जाता हूं और ट्रांसलेट जेड पर जाने के बाद मैं इसको -3 कर देता हूं और -3, ताकि ये बैक साइड के ऊपर मुझे क्रिएट करके दे, एंड अप्लाई कर देता हूं। तो ये देखिए ये अप्लाई हो गया। इसके बाद मैं इस इंस्टेंस को सिलेक्ट करता हूं और इस इंस्टेंस को सिलेक्ट करके मैं इसको 0 कर देता हूं। अगेन मैं यहां पर इसको 3 प्रेस कर देता हूं और नंबर ऑफ कॉपीज देखिए ट्रांसलेट एक्स के ऊपर मैंने 3 किया, यानी 3 यूनिट कॉपी करेगा एक्स डायरेक्शन में, विच इज पॉजिटिव डायरेक्शन प्लस। और अब मैं अप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास फिर क्रिएट हो गया। इसके बाद आप देखें ये इस तरह से हम मैनिपुलेट करते हैं।
और अब मैं क्या करता हूं कि अगर मैं इस इंस्टेंस को सेलेक्ट करूंगा तो मुझे इसको यहां से यहां तक फिल करने के लिए -3 करना पड़ेगा ट्रांसलेट जेड में, लेकिन अगर इस इंस्टेंस को सेलेक्ट करूंगा तो मैं +3 करूंगा ताकि ये डायरेक्शन ये हो जाए, एंड अप्लाई कर दूंगा तो ये देखिए मेरे पास ये सारे क्रिएट हो गए। अब मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर जो है वो मैंने क्रिएट कर दिया है। अब आप एक चीज नोट कीजिएगा कि मैं अगर किसी भी एच के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं तो ये देखिए मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूं, तो आपको रेड लाइन नजर आ रही होगी जो कि मुझे ये दिखा रही है कि मैं इस वक्त सारे ऑब्जेक्ट्स को डील कर रहा हूं इस वक्त। अगर आप ये देखें तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इस ऑब्जेक्ट में आकर इस एच को डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया, डबल क्लिक सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया और डबल क्लिक सिलेक्ट किया, एंड देन आई प्रेस आर। तो ये देखिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया और इन सब के अंदर यही चेंजेस आ गई। मैं आपको यही एग्जांपल दे रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर ये स्ट्रक्चर है और आपका क्लाइंट आपसे कह रहा है कि नहीं, ये जो आपका जो स्ट्रक्चर है इसकी हाइट जो है वो ऊपर से थोड़ी सी ज्यादा है, तो आपने आके सिर्फ करना क्या है, आपने वर्टेक्स सेलेक्ट करने ऊपर के। जैसे ही आप इन वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे हाइट कम करने के लिए, सबके वर्टेक्स सेलेक्ट हो गए एंड देन यू पुश इट डाउन, तो ये देखिए आपके पास इन सब के अंदर इंस्टेंटली चेंज आ गया क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इनकी इनपुट नोड और शेप नोड एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब आप एक चीज नोट कीजिए, अब मैं आपको एक ऐसी चीज की तरफ लेकर जा रहा हूं जो कि शायद मैं भी नहीं लेकर जाता, लेकिन ये दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम माया में यहां पर आ जाएं लेफ्ट टॉप के ऊपर, तो यहां पर मॉड्यूल लिखा हुआ है विच इज मॉडलिंग। मैंने ये अपनी नेविगेशन के ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताया हुआ, वहां देख लीजिएगा। अभी हम बेसिकली जो मास्टर मेन्यूज हैं वो हमारे ज्यादातर मॉडलिंग के मेन्यूज हैं। अगर हम यहां से एनिमेशन की तरफ चले जाएं तो देखिएगा ये मास्टर मेन्यूज चेंज होंगे। एनिमेशन पर मैं आ गया। अब आप देखिए एनिमेशन में ये हमारे पास मास्टर मेन्यूज चेंज हुए हैं और अब हम एनिमेशन पर वैसे भी आने वाले, तो अच्छा है थोड़ी बहुत नो हाउ आपको हो जाए। और यहां पर आने के बाद यहां पर आप एक मास्टर मेन्यू देख रहे हैं जिसका नाम है डिफॉर्म। ये एक अलग डायमेंशन है जो कि जाहिर सी बात है हम कवर करेंगे अपने कोर्सेज में, लेकिन अब मैं इसका स्टार्ट ले लेता हूं। और इस डिफॉर्म पर आने के बाद आप इस कमांड के ऊपर आएंगे विच इज नॉन लीनियर। तो एनिमेशन, डिफॉर्म एंड नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में आने के बाद ये जो आपको स्टैक नजर आ रहा है ये हमारे पास नॉन लीनियर डिफॉर्मर्स हैं। इसको नॉन लीनियर डिफॉर्मर्स का ग्रुप कहते हैं। मैं इसको टीयर ऑफ कर लेता हूं ताकि आपको यहां पर नजर आने लग जाए। माया फैसिलिटी देता है ताकि आपको बार बार मेन्यू ना खोलना पड़े। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर लिखा हुआ है बेंड, फ्लेयर, साइन, स्क्वाश, ट्विस्ट एंड वेव। ये स्पेशल इफेक्ट्स हैं जो कि आपके ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर देते हैं। स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स जो कि आपके ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर सकते हैं इन वेरियस फैशंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बेंड लगाना चाहूं तो ये आप देखिएगा, मैं इसकी तफसील आपको आइंदा आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा, लेकिन यहां पर भी मैं आपको काफी कुछ इसके बारे में बता दूंगा क्योंकि इसका फायदा मैं आप लोगों को इंस्टेंसिंग में दिखाना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बेंड पर, अब मैं ऑप्शन बॉक्स में जाऊंगा, सबसे पहले एडिट रीसेट कर दूंगा। देखिए ये कायदा है, ये याद रखिएगा, ये उसूल है, ये प्रिंसिपल है। अगर आपके सॉफ्टवेयर को आप ही ने या किसी और ने यूज किया हुआ है और कुछ चेंजेस की हुई है तो आपके पास अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट आएगा। इसलिए इसको पहले रीसेट कर दें और रीसेट करने के बाद मैं दोबारा से बेंड में जाता हूं और मैं किसी भी एक कॉपी को यानी कि इंस्टेंस को सिलेक्ट कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसके ऊपर बेंड क्रिएट कर दिया। देखिए जैसे ही मैं बेंड क्रिएट करूंगा यहां पर देखिएगा एक और नोड ऐड हो जाएगी। याद रखिएगा इस वक्त जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हुए उनकी 4 नोड्स हैं। ट्रांसफॉर्म नोड, शेप नोड, इनपुट नोड, मटेरियल नोड। अब जो हम ये बेंड इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं ये 5th नोड होगी। ये याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि माया में 4 नोड्स तो बाय डिफॉल्ट हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, लेकिन उसके बाद आप नोड्स ऐड करते हैं एज पर दी डिमांड। आप अगर कोई चीज मॉडल करने के लिए जा रहे हैं या एनिमेट करने के लिए जा रहे हैं तो ये उनमें से एक तरीका है।
तो मैं अब इस बेंड के ऊपर गया और ये 5th नोड है। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया, आप देखिए आपके पास शेप नोड आ गई, आपके पास इनपुट नोड आ गई, और इनपुट नोड के बाद इनपुट नोड में बेंड 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। वो जो इनपुट नोड थी पॉली सिलेंडर वाली, वो ये रही। देखिए ये इनपुट की हेडिंग में ही बेंड है, ट्वीक है और पॉली सिलेंडर है। तो ये वही पॉली सिलेंडर है, मैं जब इस पे क्लिक करता हूं जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे, लेकिन अब इसके ऊपर क्या आ गई है, बेंड आ गया है। अब आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है बेंड पे, मैं इस पे क्लिक करता हूं, यहां पर लिखा हुआ है एनवेलप कर्वेचर लो बाउंड एंड हाई बाउंड। हम इसको तो बाद में देखेंगे, इस वक्त जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज देखनी है वो कर्वेचर है। देखिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हुआ था और किसी ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। अब आप देखिए इसको चेक करता हूं, ये हाईलाइट हो गया, मैंने इस पे क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक। मैं चाहूं तो यहां से एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज कर सकता हूं, लेकिन तरीका वही है। आप स्क्रीन पे आइए, मिडिल माउस बटन, और ये देखिए मैंने इसको बेंड किया। अब जैसे ही मैंने इसको बेंड किया, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बेंड हो रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स क्या हुए हुए, इंस्टेंस हुए हुए। अब फॉर एग्जांपल मैं इसी ऑब्जेक्ट को लेता हूं, सेलेक्ट करता हूं, एडिट में जाता हूं, डुप्लीकेट स्पेशल में जाता हूं, और यहां पर आकर मैं रीसेट कर देता हूं। रीसेट करने के बाद मैं देखिए दोबारा से कॉपी में आ गया, बाकी सब कुछ 0 0 हो गया। इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और डुप्लीकेट को मैं अप्लाई कर देता हूं। ये क्या हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉपी हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी हुआ है। इनपुट ग्राफ भी इसका कॉपी नहीं हुआ, यानी कि ये कंट्रोल डी वाला कॉपी है, सिंपल डुप्लीकेट हुआ है। अब देखिए आप, मैं फिर इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूं, इसके इनपुट नोड बेंड में जाता हूं, कर्वेचर की वैल्यू को कम ज्यादा करता हूं, तो देखिए सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है बेंड, लेकिन इसके ऊपर नहीं हो रहा क्योंकि ये सिंपल कॉपी है। तो ये याद रखिएगा कि जो डिफॉर्मर्स अब लग रहे हैं, ये जो स्पेशल इफेक्ट्स इसके ऊपर लग रहे हैं, वो इंस्टेंस की वजह से उन सब के ऊपर लग रहे हैं। अगर मैं इस बेंड की वैल्यू को, मैं इसके कर्वेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको 60 कर देता हूं, और उसके बाद आपको ये लो बाउंड और हाई बाउंड नजर आ रहा होगा, क्योंकि इस वक्त कर्वेचर जो है वो ऑब्जेक्ट के सेंटर से हो रहा है। ये इसकी लिमिट्स है, हाई बाउंड टॉप एंड लो बाउंड बॉटम। तो मैं लो बाउंड को कम कर देता हूं, तो देखिए नीचे से बेंड खत्म हो गया। लो बाउंड को मैंने 0 किया तो उसने उसकी लिमिट खत्म कर दी। लो बाउंड को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो इसकी लिमिट बढ़ जाएगी, ये देखिए। तो ये बहरहाल इसको अभी इतना कॉम्प्रिहेंसिवली समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये कर्वेचर मैंने बढ़ा दिया। और ये अगर आपने देखा हो, बहुत सारी एनिमेशंस हैं, आपने हेयर्स वगैरह की एनिमेशन भी देखी होंगी, और भी बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर ये आप लगा सकते हैं। नॉन लीनियर डिफॉर्मर्स आप उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये इंस्टेंसिंग के साथ अप्लाई करके दिखा रहा हूं। ये पूरा एक अलग टॉपिक है, हम इसको कवर करेंगे, लेकिन अभी ये मैं आपको इंस्टेंसिंग में इसका एडवांटेज बताने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अब इस बेंड को खत्म करना है इसमें से, तो इसके दो तरीके, मैं एडिट में जाऊं और एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री कर दूं, या फिर एक और काम है, और वो अगर मैं बाय टाइप हिस्ट्री कर दूंगा तो फिर मसला ये होगा कि ओवरऑल सबके इनपुट नोड्स भी खत्म हो जाएंगे। लिहाजा मैं आउटलाइनर में जाता हूं, और आउटलाइनर में जाने के बाद मैं यहां पर आकर देखता हूं तो ये बेंड हैंडल है, मैं इसको यहां से सिलेक्ट करता हूं और डिलीट कर देता हूं। अब आप देखिए मैं इसके ऊपर साइन का नॉन लीनियर डिफॉर्मर लगाता हूं, तो मैं यहां पर आऊंगा और इसके ऊपर साइन क्रिएट कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसके ऊपर साइन क्रिएट किया, इसके ऊपर अप्लाई किया है मैंने, और अब आप देखें ये साइन बन गया है। ये देखिए ये साइन मैंने क्रिएट कर दिया, इसकी वेवलेंथ मैं कम ज्यादा कर सकता हूं, मैंने इतनी कर दी। आपने एक चीज नोट की होगी कि मैंने सब डिवीजन हाइट्स बढ़ाई हुई थी। अगर मैं सब डिवीजन हाइट्स नहीं बढ़ाता तो ये डिफॉर्मर इस तरह से लग नहीं सकता था। तो अगर आप देखें, मैं अब भी नीचे जा सकता हूं, इसी इनपुट नोड में अब साइन भी मौजूद है और पॉली सिलेंडर भी मौजूद है, कोई चीज हमने डिलीट नहीं की है। तो ये देखिए फायदा क्या हुआ, हालांकि मैं ये ऊपर लगा चुका हूं, लेकिन अब मैं सब डिवीजन हाइट्स को बढ़ाना शुरू करता हूं, तो देखिए साइन अपनी जगह पर लगा हुआ है
और क्या हो रहा है कि चूंकि मैं सब डिविजन्स को हाइट वाइज बढ़ा रहा हूं, इनके नंबर्स बढ़ा रहा हूं, तो डिटेल बढ़ रही है। डिटेल बढ़ने की वजह से साइन जो है वो क्या होता जा रहा है, स्मूथ होता जा रहा है। ये देखिए, क्योंकि अब इसकी रिक्वायरमेंट इतनी थी, अगर मैं सब डिवीजन हाइट को कम कर दूंगा तो देखिए डिटेल कम हो जाएगी। और ये बिल्कुल भी, अब इसके ऊपर मैंने सब डिवीजन हाइट 1 कर दी है, तो बिल्कुल भी, हालांकि अप्लाई हुआ हुआ ये साइन आपको डिफॉर्मर नजर आ रहा है, लेकिन चूंकि कोई डिटेल ही नहीं है, बीच में कोई सेगमेंट है ही नहीं, तो वो उसके ऊपर अप्लाई तो हो गया लेकिन अपेयरेंस वैसी नहीं दे रहा है। तो मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाता हूं और अब आप देखें कि ये अपना काम कर रहा है। अब इसके अगर मैं साइन में जाकर ऑफसेट को चेंज करता हूं तो ये देखिए, ये एनिमेट भी हम कर सकते हैं। सांप शांप देखा है आपने, वो कुछ इसी तरह का होता है, या फिर आप कोई भी किसी भी किस्म की एनिमेशंस जो है वो इसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये इफेक्ट्स हैं जो कि हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर देखिए, अब मसला क्या है, अगर मैंने इसको कॉपी किया हुआ होता, इसी को मैंने कॉपी किया, तो इसकी कॉपी तो बन गई, लेकिन इसके ऊपर ये अब अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंपल डुप्लीकेट है। लेकिन यहां पर चूंकि मैंने इंस्टेंस किया हुआ था तो मुझको ये इसका फायदा हो गया। बाकी अगर आप देखें तो डुप्लीकेट स्पेशल में ये मैट्रिक्स पूरा का पूरा काम करेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंस्टेंसिंग में भी और कॉपी में भी। लेकिन जैसे ही आप इंस्टेंस पर आएंगे, इनपुट ग्राफ और ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे कंट्रोल्स बंद हो जाएंगे। तो गाइज इस वक्त तक के लिए इतना ही। इंस्टेंसेस को देखिए और डुप्लीकेट में इंस्टेंसेस और कॉपी दोनों को देखिए और इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए, क्योंकि अब जो अगला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एनिमेशन इन माया। और उसके बाद मैं इसके 3-4 ट्यूटोरियल्स करूंगा, और ताकि आप एनिमेशन में किसी हद तक आगे जा सकें, और फिर देन आई विल स्विच टू ब्लेंडर। मैं दरख्वास्त करता हूं आप सबसे, और बार बार कर रहा हूं, कि ब्लेंडर के यूजर्स और माया के यूजर्स एक दूसरे से अपने आप को डिफरेंशिएट ना करें, बल्कि एक दूसरे के जो ट्यूटोरियल्स हैं माया के और ब्लेंडर के, दोनों को गौर से देखें। ये सारी की सारी एप्लीकेशंस ब्लेंडर के लिए भी हैं, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस माया के लिए भी हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, दैट्स इट। वरना दोनों सॉफ्टवेयर में एज सच कॉन्सेप्ट वाइज या किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में कोई फर्क नहीं है। आई एम टेलिंग यू अगेन, इंट्रोडक्शन टू एनिमेशन विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट ट्यूटोरियल, जिसके लिए मैं काफी मेहनत कर रहा हूं। लेकिन मैंने एक चीज नोट की है, और वो ये है कि व्यूअरशिप जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। अगर आप लोगों का कोई फीडबैक है मुझे बिल्कुल दीजिएगा, क्योंकि मजा नहीं आ रहा। आप लोग बिल्कुल भी, मैंने अब देखा है जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी जो ग्रोथ थी वो भी खत्म हो रही है, और जो व्यूअर्स हैं वो भी अब इतनी इतनी व्यूअरशिप भी नहीं है। तो अगर ये वर्थ इट नहीं है ट्यूटोरियल्स, तो मुझको आप बता दीजिए। मैं चैनल को बंद करने की या इसको डिसकंटिन्यू करने की बात नहीं कर रहा, मुझे एक मोटिवेशन चाहिए इन रिटर्न, एंड दैट इज योर इंटरेस्ट। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने जब पहली दफा ये बात की थी चैनल बंद करने की, तो मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला था कि ये इतरा रहा है और ये जो है वो फॉलो कर रहा है किसी को, और ये बंद नहीं करेगा और ये बंद कर देगा, व्हाटएवर। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन है, जो कि मुझे आपसे इन रिटर्न चाहिए, और वो मुझे नजर नहीं आ रही है। अगर ऐसा ही है तो मुझे बताइए कि ये वर्थ इट नहीं है अगर ट्यूटोरियल्स, तो फिर मैं इसके बारे में फिर कुछ सोचूं और वो तरीका इख्तियार करूं जो कि शायद आगे जाकर मुफीद साबित हो। अदरवाइज अगर मेरी मोटिवेशन भी नहीं रहेगी, तो ये जो अभी आपने डिले देखा है इतना ज्यादा, ये इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। वैसे ये वाला डिले जो है वो इसलिए नहीं हुआ था, ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैं ऑफिस में आजकल बहुत ज्यादा बिजी हूं। मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कैरेक्टर एनिमेशन का काम आया हुआ था, जिसमें कि मैं काफी बिजी था, और वो मैंने डिलीवर करना था टाइम पर, और टाइम लाइन बहुत ज्यादा रिड्यूस थी। जब आप प्रोफेशनली काम करेंगे तो आप भी देखेंगे, बट आई विल कंटिन्यू इट। एंड कमिंग बैक टू एनिमेशन, प्लीज इन ट्यूटोरियल्स को देखिए,
और एनिमेशन की तैयारियां करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द जो है वो एनिमेशन के ऊपर ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा हूं माया में। तो गाइस अपना ख्याल रखिएगा और बहुत ज्यादा दिलजोई के साथ इन ट्यूटोरियल्स को देखें और इन पर काम करें, और प्लीज वॉच माय ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच।